नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह राजावत स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि हम NCERT क्लास 6 का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे साइंस में, है ना। तो इसमें अपन ने पिछली बार हमने पोषक बात की थी कि क्या क्या खाने से आपको जो पोषक तत्व होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो आपको कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, है ना, ये सब क्या है आपके पोषक तत्व हुआ करते थे। जैसे हमें जो कार्बोहाइड्रेट होता था, यानी जो वसा है और कार्बोहाइड्रेट, इससे हमें ऊर्जा मिलती थी। प्रोटीन हमारे शरीर की कुछ संरचनाओं के लिए आवश्यकता होता था। ऐसे ही विटामिन हमारी बॉडी की बेसिक नीड्स के लिए ज़रूरी होता था, है ना। तो उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए देखा है, इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की आवश्यकता होती है। तो आप जानते हैं कि जो आहारी रेशे होते हैं और जल, इन दोनों की आवश्यकता हमारे शरीर को होती है। आहारी रेशे रक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। आहारी रेशे को हम किसके नाम से बोलते हैं? तो रक्षांश ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। हमारे खाने में रक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। तो रक्षांश की पूर्ति कहाँ से होती है दोस्त? तो ये होती है पादक उत्पादों से। कहाँ से होती है दोस्त? पादक उत्पादों से। रक्षांश के मुख्य स्रोत क्या है? साबुत गन्ना हुआ, दाल हुई, आलू हुआ, ताज़े फल हुए, सब्जियाँ हैं, ये सब क्या है? रक्षांश की जो है सोर्स है कि कहाँ कहाँ से हमें मिल सकता है। अगर रक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते, फिर भी ये हमारे शरीर के भोजन का आवश्यक अव्यय है और इसका आयतन बढ़ा देते हैं। रक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है। रक्षांश क्या करता है कि जो बिना पचा हुआ भोजन होता है उसे हमारे शरीर से बाहर निकालता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्त, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो रक्षांश क्या होता है? एक ऐसा कंपोनेंट जो बिना पचे हमारे शरीर से जो है भोजन, बिना पचे भोजन को हमारे शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। समझ गए होगे इतनी बात? चलो दोस्त आगे बढ़ते हैं। लिखा, जल में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। ये कुछ अवशिष्ट पदार्थ जैसे मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने की सहायता करता है। तो जो जैसे क्या हुआ कि जैसे मूत्र हुआ, पसीने और शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है कौन? रक्षांश। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हम उन वस्तु से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव रूप में लेते हैं, जैसे कि जल, दूध, चाय। तो मतलब कुल मिला के जैसे हमारे शरीर में जल की आपूर्ति कैसे होती है, तो ऐसा कोई भी लिक्विड जिसके अंदर जल मौजूद है तो उससे हमें जो है हमारी जल की आपूर्ति होती है। इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उसमें भी पानी का प्रयोग किया जाता है। आइए देखें कि क्या अन्य स्रोत हमारे शरीर को जल प्रदान करते हैं। तो देखो बहुत सारे देखो, एक टमाटर अथवा नींबू जैसा कोई फल लें, इसे छोटे छोटे हिस्सों में काट लें। क्या ऐसा करते समय आपके हाथ गीले होते हैं? सर बिल्कुल होते हैं। जब भी आपके घर में किसी जल या सब्जी को काटा चीला मसला जाता है तो आप ध्यानपूर्वक निरीक्षण करें। क्या ऐसा होता है कि उस समय आपको किसी चीज़ की ताज़े फल या सब्जी के बारे में पता चलता है जिससे पानी की मात्रा नहीं होती? सर नहीं होता। हम देखते हैं कि कई खाद्य पदार्थ में जल होता है। कुछ सीमा तक हमारे शरीर में के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इसी जल से हो जाती है। मतलब कुल मिला के बोलता है कि देखो, जितना पानी अगर हम पानी पिए भी ना, लेकिन हम जो खाना खा रहे हैं क्योंकि उसके अंदर भी पानी है, हम फल खा रहे हैं उसके अंदर भी वाटर है, हम सब्जियां खा रहे हैं कच्ची उसके अंदर भी वाटर है। तो मतलब उन सभी चीज़ों से हमें पानी की पूर्ति हो जाती है। अतिरिक्त कई खाद्य पदार्थ को पकाते समय हम उसमें जल डालते हैं। इसके अलावा हम कोई अगर खाना पका रहे हैं तो सिंपल सी बात है यार, उसमें भी सब्जी के पानी का यूज़ किया जाता है, करेले की सब्ज़ी छोड़कर, है ना। करेले की सब्ज़ी में शायद पानी का यूज़ नहीं किया जाता, किया जाता है, नहीं किया जाता शायद, जो भी है। संतुलित आहार क्या होता है दोस्तों? देखो सिंपल सी बात, संतुलित आहार का मतलब ये है कि एक ऐसा खाना, एक ऐसा आहार जो आपके शरीर को संतुलित बनाए रखने में मदद करता है, जो एक नॉर्मल क्वांटिटी जैसे होती है उसे बोलते हैं संतुलित आहार। लेकिन सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं, ठीक है। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे शरीर में भी सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने के लिए जिनकी हमारे शरीर की आवश्यकता है। कोई भी पोषक तत्व ना आवश्यक से अधिक हो ना ही कम हो। वही बात मैंने बताई, वही बोला है कि ना तो कोई आवश्यकता से ज़्यादा हो ना कम हो, लिमिट मात्रा में हो। तो मैं हमारे शरीर में आहार पर्याप्त मात्रा में रक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार आहार को संतुलित आहार कहते हैं कि मतलब ना तो हम कुछ ज़्यादा खाएं और ना ज़्यादा कम हो, उसे हम क्या बोलेंगे? संतुलित आहार। क्या आप सोच सकते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? क्या आप ये भी सोचते हैं कि हमारा संतुलित आहार हमारे शरीर के प्रकार पर निर्भर करता है? बिल्कुल सही बात है। देखो सिंपल सी बात है, देखो इस लाइन का मतलब ये है कि देखो जो बूढ़े लोग होते हैं उन्हें खाने की कम आवश्यकता होती है, और जो मेहनत ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा काम करते हैं, उन्हें खाने की आवश्यकता ज़्यादा होती है। आप देखते होंगे इस चीज़ को। और जो बूढ़े लोग होते हैं, बच्चे लोग होते हैं, उतना अच्छे से उनका पाचन नहीं होता, लेकिन जो मेहनत करता है ना, उनका पाचन सही तरीके से होता है क्योंकि उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा वर्क करती है ना, उन्हें आदत होती है कहीं बहुत ज़्यादा काम करने की।
1 सप्ताह की अवधि की आप जो भी खाते हैं उसका चार्ट तैयार कीजिए। जाँच कीजिए कि प्रतिदिन जो भोजन आप करते हैं, क्या उसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हैं? सर बिल्कुल सही बात है। दालें, मूँगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, मूँग, किण्वित भोजन जैसे आटे का मिश्रण, मिस्सी रोटी, थोपला अनाज, दालों से बना केला, पालक, सत्तू, गुड़ उपलब्ध सब्जियाँ, इन सभी प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक उपलब्ध कराते हैं। इसीलिए कई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकते हैं। मतलब कुल मिला के कुछ देखो बोला गया है, खाने खाने के ऊपर डिपेंड हो दोस्त। कोई खाना ऐसा होता है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं, और कोई खाना ऐसे वो भी होते हैं जिनके अंदर पोषक तत्व बहुत कम होते हैं। तो खाने की मात्रा डिपेंड नहीं करती, डिपेंड करता है कि उसके अंदर पोषक तत्व कितने हैं, है ना। कई खाना जैसे आपने अगर एलगी के बारे में सुना हो, तो एलगी को हम एज अ फूड खा सकते हैं, है ना। जो आपने देखा ना तालाब वगैरह में हरे कलर की जो परत जम जाती है पेड़ की, तो उसको एज अ फूड हम खा सकते हैं। उसके अंदर बहुत ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं। आपने सुना भी होगा कि जो अंतरिक्ष यात्री हैं वो अपने साथ एलगी लेके जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर पोषक तत्व बहुत ज़्यादा होते हैं, प्लस हल्की होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं। उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, इसे उचित तरीके पकाना भी चाहिए ताकि इसके पोषक तत्व नष्ट ना हो। क्या आप जानते हैं कि पकाते समय कुछ पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं? सिंपल सी बात है, जब हम भोजन बनाते हैं तो कुछ पोषक तत्व क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। छिलका उतारकर सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो संभव है कि उनके कुछ विटामिन नष्ट हो जाएंगे। सिंपल सी बात है। सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग हो जाते हैं। तो वही बोला गया कि जैसे कुछ खनिज लवण भी होते हैं, उन्हें क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं जब हम उनको बार बार छीलते हैं, बार बार पकाते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है तथा इसे पचाने में आसानी होती है। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्वों की हानि भी हो सकती है। यदि हम भोजन को पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है तो बाद में उसे फेंक दिया जाता है, तो कई लाभदायक प्रोटीन तथा खनिज लवण को हानि हो जाती है, क्योंकि उसमें वाटर मिल जाते हैं, वही वाटर अपन फेंक देते हैं वाटर में। लेकिन सबसे ज़्यादा पोषक तत्व किस में थे, क्योंकि अपन ने जब सब्जी को ज़्यादा पकाया तो पोषक तत्व किस में मिल गए, पानी के अंदर। वही पानी अपन बाद में फेंक देते हैं, जो कि कहीं ना कहीं क्या है, नुकसानदायक है। पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। तो ऐसा कौन सा विटामिन है भैया जो आसानी से नष्ट हो जाएगा? तो विटामिन सी। ठीक है। क्या यह उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार को फल और कच्ची सब्जियों को सम्मिलित करें? बिल्कुल सही बात है। बूझों ने सोचा कि हर समय वसा युक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसा युक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा, है ना। अपन ने पढ़ा था कि वसा से हमें कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। क्या ऐसा नहीं होता? अंततः उसने तली हुई चीज़ें, समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर वसायुक्त भोजन ही खाया, इसके अलावा और कुछ नहीं खाया। क्या आप सोचते हैं कि वह ठीक था? निसंदेह नहीं। इतना अधिक वसायुक्त भोजन खाना आपके लिए बहुत हानिकारक हो सकता है और हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण बनती है। याद रखना कि जो वसा होती है, जब शरीर में वसा की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो वो हमारी चर्बी में, हमारी जो स्किन है उसमें आके स्टोर होती है। हमारे जो स्किन के नीचे जो टिश्यू होते हैं, इसी से तो हम मोटे होते हैं। कोई व्यक्ति जो मोटा है तो समझ जाना है कि उस व्यक्ति के अंदर किसकी मात्रा ज़्यादा है, तो उसके अंदर वसा की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है ना। अब बात करते हैं अभावजन्य रोग। एक व्यक्ति खाना पकाने में पर्याप्त भोजन पा रहा है, लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यदि हम कम लंबी अवधि तक रहती है तो व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो सकता है। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियाँ उत्पन्न कर सकता है। मतलब कि कोई पोषक तत्व की कमी हमारे शरीर के अंदर बहुत लंबे समय तक हो जाए, तो सिंपल सी बात है कि उससे हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कत आने लगती है। जैसे विटामिन ए की कमी है, जैसे बहुत लंबे समय तक आपके शरीर के अंदर विटामिन ए की कमी हो जाए, तो सिंपल सी बात है कि आपकी आंखें कमज़ोर हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? आपकी आंखें कमज़ोर होंगी, आपके बाल जो है उसके अंदर कहीं ना कहीं कमजोरियाँ आएंगी। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। यानी ऐसे रोग जो शरीर में बहुत लंबे समय किसी भी पोषक तत्व की कमी के होने के कारण होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? हम अभावजन्य रोग कहते हैं। अगला, यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे वृद्धि का वृद्ध होना, चेहरे पर सूजन आना, बालों का रंग उड़ना, त्वचा की बीमारियां, पेचिस आदि। ये किसकी कमी से होते हैं? याद रखना, प्रोटीन की कमी से होते हैं। किसकी कमी से? यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार में लंबे समय तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी, मतलब वो टिंगा रह जाएगा। ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा, वह इतना दुर्बल हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ होगा। विभिन्न विटामिन और खनिजों लवण अभाव विभिन्न रोग विकृत हो सकते हैं। इनमें कुछ सारणी रूपन में दर्शाए गए हैं। सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार लेने से की जा सकती है। मतलब कि जितनी बीमारियां होती हैं
अगर हम प्रॉपर तरीके से अपनी डाइट लेंगे, प्रॉपर तरीके के पोषक तत्व तो खा रहे हैं, तो उन सभी से हमें बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा, बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। लेकिन इस अध्याय से हमें स्वयं यह जानने की कोशिश की कि विभिन्न क्षेत्रों में भोजन में इतनी अधिक विविधता होते हुए भी आहार में पोषक तत्वों का वितरण सामान्य है। यह वितरण हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति सुनिश्चित करता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कुछ सारणी दे रखी है, इस सारणी को पढ़ लेते हैं। जैसे विटामिन ए है तो क्षीणता दृष्टिहीन होती, मैंने बताया था। कमजोर दृष्टि, अंधेरे में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरा तरह से दिखाई देना बंद हो जाना। विटामिन बी वन की कमी से बेरी रोग होता है। बेरी मतलब दुर्बल पेशियों, काम करने की ऊर्जा में कमी आना। स्कर्वी रोग क्या होता है? मसूड़ों में खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगना, स्कर्वी होता है। विटामिन डी रिकेटस, अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना, हड्डियों का मुड़ जाना। कैल्शियम, अस्थियाँ और दंतक्षय, कमजोर अस्थियाँ, दंतक्षय हो जाना। आयोडीन कमी से घेंगा रोग होता है, गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकलांगता आना। लोहा, अरक्तता, अरक्तता क्या होता है? कमजोरी होना, क्या होना? कमजोरी होना। ठीक है ना दोस्त, तो ये था आपका चैप्टर। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।